हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश मिश्रा है और मैं आज आप सभी को इंटीग्रेशन का क्लास लूँगा। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। पहले मैं बता दूं कि इस क्लास में आपको इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसका लेवल इजियर टू डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि ऑर्डर का कोई मायने नहीं होगा। क्वेश्चंस तो सारे मैं करवाऊंगा, लेकिन ऑर्डर कोई भी हो सकता है। जो पहले आपको समझ में आया वो पहले करवाऊंगा और जो बाद में उसके बाद में आप समझ सकते हैं उसको मैं बाद में करवाऊंगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं, ये चीज़ क्या है और इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है जैसे कि y इक्वल टू, सपोज कीजिए कि sin x प्लस 4 है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कांस्टेंट, यानी कि 4 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी इस तरीके से हम लिखेंगे इसे। तो होता क्या है कि अब देखिए ये क्या हो गया, cos x बन गया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। अब हमने क्या कहा कि इसका जो वापस हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जिस तरीके से हमें ये था उसी तरीके से हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dy बाई dx ऐसे हो जाएगा cos x, तो dy बराबर में cos x ऐसे लिखेंगे। अगर दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन डाल दें तो ये क्या होगा, dy y बन जाएगा, cos x क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा, और बाकी तो ये तो वापस आया नहीं हमारा, ये 4 जो हमारा था ये तो वापस आया नहीं। अब ये 4 वापस नहीं आया क्योंकि ये तो 0 बन गया। 0 4 भी बन सकता था, 0 40 भी बन सकता था, और 0 अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता फिर भी यही स्थिति होती। तो हम क्या करते हैं कि एक सी लगा देते हैं कि कोई एक कांस्टेंट रहा हो सकता है, जैसे अब हम जानते नहीं हैं, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल स्थिति रही होगी इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट रहा हो। तो इस कारण से जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सी जरूर यूज करेंगे। समझ गए? तो सी क्यों यूज करते हैं आपने समझा। सी का मतलब ये होता है कि जब डेरिवेटिव हम किसी चीज की निकालते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट खत्म हो जाता है। और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वापस से उसी फंक्शन को प्राप्त करना। तो अगर हम वापस इस चीज पे हम जब जाएंगे तो हमें तो पता ही नहीं था, और पता ही नहीं होगा कि वहां पे क्या पहले रहा होगा, क्योंकि वो तो 0 हो गया, वो तो खत्म हो गया, वो तो नष्ट हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी लगा देते हैं। अब चलिए अब थोड़े से फॉर्मूला जिसके आधार पे हम आगे का काम करेंगे उस पे हम बात करते हैं। जैसे कि x रेज़ टू पावर n अगर हो तो ये बन जाता है, n का मतलब ये एक कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है, जो कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर उसमें जुड़ जाएगा, और जितना पावर जुड़ेगा उतने ही से हम डिवाइड कर देंगे और एक कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये देखते हैं कि ये आया कहां से होगा। देखिए अगर हम डेरिवेटिव निकालें x रेज़ टू पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, पावर पहले हमें लिखना पड़ता है,
और फिर क्या करते हैं हम, एक पावर कम लिखते हैं, यानी कि अगर ये पावर है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए कि ये क्या बन जाएगा, n+1 x रेज़ टू पावर n। अब इसकी जो हम उल्टा इस पे जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए हमें, x+1 x का पावर n, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, x रेज़ टू पावर n+1 होना चाहिए। और आपने तो पहले समझ लिया कि c तो हमें लगाना ही लगाना है जब इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो अब क्या होगा, सॉरी ये x+1 में ही n+1 है। अब ये n+1 कांस्टेंट होने के कारण से हम इसे बाहर भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने बाहर लिखा इसे तो क्या हो जाएगा, n+1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर n+1 प्लस c अपॉन कितना हो जाएगा, n+1। इसका मतलब ये हुआ कि x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c अपॉन में n+1। यहाँ देखिए c भी कांस्टेंट है और n+1 भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट को जब हम जोड़ते हैं तो पर भी एक नया कांस्टेंट होगा, दो कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पर भी एक नया कांस्टेंट होगा, और अगर हम एक कांस्टेंट से दूसरे कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं तो पर भी एक नया कांस्टेंट ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस ये c हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से हमने इसे समझा है, डिराइव किया है। अब हम दोबारा से एक बारी समझ लेते हैं। अगर हम x रेज़ टू पावर n+1 इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले हमने क्या सीखा है कि पावर पहले लिखना होता है, तो पावर हमने पहले लिख दिया, और एक कम पावर करके लिखना होता है। तो एक कम पावर करके लिखेंगे तो x रेज़ टू पावर n आएगा। अब क्या, इसको अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट अगर हम करें, सॉरी इंटीग्रेट अगर हम करें, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालें तो वापस ये मिलना चाहिए। तो हमने वही किया, इसका हमने एंटी डेरिवेटिव निकाला। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कहते हैं। हमने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला तो ये चीजें आना ही चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं कि ये तो एक कांस्टेंट है, जैसे n कांस्टेंट हुआ तो उसमें एक जोड़ तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा। ये कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के आगे पीछे कहीं भी हम रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई फॉर्मूला इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये n+1 दोनों साइड अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इधर ही इसको ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये पूरे पर नीचे आ जाएगा, ये पूरे को डिवाइड करेगा n+1 से, तो फिर क्या बनेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट अपन कांस्टेंट वाली स्थिति बनेगी, इसलिए हम इसको c के तौर पे ही हम लिखते हैं। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। ध्यान ये रखना है कि अगर 1/x वाली स्थिति हो तो हम बहुत समझ करके काम करेंगे। 1/x वाली स्थिति में ये log x ही होता है। क्यों log x होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to डिफरेंशिएशन ऑफ log x with respect to x, ये 1/x होता है। तो अगर ये 1/x अगर हुआ तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए कोई कांस्टेंट है और उसके ऊपर में x जो कि एक वेरिएबल है, वो क्या होता है a रेज़ टू पावर x एज इट इज, जिसको आप कह सकते हैं, और log a प्लस c। अब इसे समझते हैं कैसे होता है।
अगर हम डेरिवेटिव किसी का निकालते हैं, क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो क्या होता था, एज इट इज इनटू log a होता था। अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, a रेज़ टू पावर x इनटू log a dx, तो क्या होना चाहिए, a रेज़ टू पावर x आना चाहिए, तो a रेज़ टू पावर x हम यहां पे लिख देते हैं। अब ये देखिए कि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप कहीं भी रख सकते हैं, तो log a, क्योंकि a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट ही होगा। ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर x dx इक्वल टू a रेज़ टू पावर x प्लस c। अब दोनों साइड अगर हम इस log a को, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई पाबंदी नहीं होता, हम इधर से इधर इसे हम ले जा सकते हैं, तो a रेज़ टू पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर x प्लस c अपॉन log a। ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर x अपॉन log a प्लस c बाई log a। अब ये भी एक कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है तो log a भी कांस्टेंट है, और यहां भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a रेज़ टू पावर x बाई log a प्लस c वाली बात ही रह जाएगा। तो ये हमने समझ लिया इसे। अब हम cos x के लिए समझते हैं। सबसे पहले तो cos x के लिए समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है, लेकिन कैसे होता है इस चीज को अभी यहां पे हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम sin x को डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो क्या मिलता है हमें, cos x मिलता है। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, cos x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, sin x लिखना पड़ेगा हमें। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो ये sin x प्लस c हो गया। अब देखते हैं sin x का जो sin x dx, इसका क्या होता है, माइनस cos x प्लस c होता है। अब इसे हम ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin x होता है, क्योंकि c से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो शुरू हो, उसकी अगर डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो वो नेगेटिव ही होता है, चाहे वो cos हो, चाहे वो cosec हो, चाहे वो cot, किसी का भी डेरिवेटिव जो c से शुरू होता है, ये आप टेक्निकली इसे ध्यान रख लीजिए, ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे, इसका एंटी डेरिवेटिव अगर हम ढूंढेंगे माइनस sin x dx, तब हमें क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। अगर हम इस माइनस को इस साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इस माइनस को हम दूसरे साइड भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा ये, माइनस cos x माइनस c। अब देखो कि c का तो मतलब कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, कोई नेगेटिव टर्म भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव टर्म भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है। तो हम ये माइनस लिखें या प्लस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम प्लस में ही लिखते हैं अक्सर, हाँ, इसीलिए हमने क्या किया, इसे प्लस कर दिया। तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब sec स्क्वायर x है, अब ये कैसे हुआ, अब हम इसमें चलते हैं। अगर हम
tan की डेरिवेटिव हम निकालते हैं, किसकी डेरिवेटिव निकालते हैं? tan को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता है? sec स्क्वायर x मिलता है। तो sec स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? tan x के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? tan x प्लस c हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस c होता है। अगर हम cot की डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? माइनस cosec स्क्वायर x, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी c से शुरू होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो c से शुरू होगा वो नेगेटिव छोड़ता ही छोड़ता है जब उसकी डिफरेंशिएट हम करेंगे, जब उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x। अब कायदे से माइनस cosec स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होना चाहिए? cot x होना चाहिए। लेकिन इस माइनस को अगर हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम माइनस कॉट एक्स माइनस सी। अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो पहला ही कंसेप्ट है यहाँ पे कि सी कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब ये खुद में भी नेगेटिव हो सकता है, खुद में पॉजिटिव हो सकता है, तो क्या जरूरी है यहाँ पे माइनस लगा करके लिखने का? जैसे हम सब में प्लस सी लिखते हैं वैसे प्लस यहाँ भी सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया? अब हम चलते हैं sec x tan x dx। ये sec x प्लस c होता है। कैसे होता है? अगर हम sec x की डेरिवेटिव निकालें तो क्या हमें मिलता है? sec x tan x। तो अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे? इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो वापस ये आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया हमें। अब हम देखते हैं cosec cot x। अगर हम cosec x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो सी से शुरू होने वाला कोई भी चीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो नेगेटिव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो क्या होगा? माइनस cosec x cot x। तो इसका मतलब हुआ कायदे से कि अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि इसको इंटीग्रेट हम करेंगे, माइनस cosec x cot x dx, तो हमें cosec x मिलना चाहिए। अब ये नेगेटिव को हम अगर उधर शिफ्ट कर देते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, तो क्या होगा? ये होगा। और हम जानते हैं कि माइनस सी लिखने का क्या मतलब, कोई फायदा नहीं है।
सी तो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम प्लस सी भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे होगा, चाहे उसका प्रकार कैसा भी हो, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो क्या क्या लिखेंगे हम, cosec x प्लस सी। अब हम एक एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx, ये e रेज़ टू पावर x ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं इसका तो आपको क्या मिलता है, e रेज़ टू पावर x ही मिलता है। और ये इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसका एंटी डेरिवेटिव हमें सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे छोटे छोटे थोड़े फॉर्मूला जो अब हमें काम में आना है। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, जो सबसे पहले हमें समझ में आएगा। अभी देखते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इंटीग्रेशन किसकी निकालनी है हमें, x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो आप देखिए इधर, पहले तो इसे हम सुलझा लेते हैं। सुलझाएंगे कैसे, एक्स स्क्वायर और इससे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इससे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब हम जानते हैं कि माइनस और प्लस से कितनी भी बार आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अभी हमारा शुरुआती दौर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि माइनस और प्लस से जितने भी मर्जी हम तोड़ तोड़ करके समझेंगे, और बाद में हम डायरेक्ट समझ सकते हैं और डायरेक्ट कर भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, और ये ऐसा। सबसे पहले आप हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि हमने, अब रिकॉल करते हैं फॉर्मूलास को। हमने क्या पढ़ा था, x रेज़ टू पावर n, जहां पे n एक कांस्टेंट है। n क्या है, एक कांस्टेंट है। ये क्या होता है, पावर एक ऐड ऑन हो जाता है, यानी कि जो पावर पर 5 होगा यहाँ पे तो ये 6 बन जाएगा, अगर ये 7 होगा तो ये 8 बन जाएगा, अगर ये -5 हो जाएगा तो -4 बन जाएगा, यानी कि एक पावर जुड़ जाएगा, और जो पावर जुड़ेगा उसी से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना है, इसी को हम अगर समझें, इसी से अगर हम इसको समझें तो क्या होगा, यहां पे 2 है तो इसमें एक पावर जुड़ जाएगा। एक पावर जुड़ गया, और जो पावर ऊपर में है उसमें उसी जितना बना है ऊपर में पावर, वही नीचे भी लिख देना है। यानी कि अगर एक जुड़ता है ऊपर में तो 2 + 1 बनता है, तो 2 + 1 नीचे भी लिख देना है। दूसरी बात यहां को समझना है हमें, अगर यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पे x रेज़ टू पावर 0 लिखा हुआ है। अगर यहां पे सीधा सीधा कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है, तो 1 तो है ही, और 1 जो होता है वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 पावर के बराबर में होता है। अगर यहाँ पे 0 पावर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 + 1 होना, और यहाँ भी 0 + 1 होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x/1 + c हो जाना। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, आप सीधा ये देखो कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे आपको x लिख देना है, यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे इसके बदले में y लिख देना है, यहाँ पे अगर dt है, t है तो इसके बदले में t लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 x³ माइनस x, और इंटीग्रेशन अब खत्म हो गया, फाइनल हो गया, यहीं से हमें c लगाना था।
क्या करेंगे हम इसमें सी लगा देंगे, जो हमने पहले ही सीखा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसे हम सुलझाते हैं। पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा? ये अगर हम इसे हम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये x बन जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 और प्लस 1 बाई एक्स बनेगा। अभी हमने क्या कहा था कि प्लस माइनस से कितनी भी बार आप इसे अलग कर सकते हो, टुकड़े में कर सकते हो। तो एक टुकड़ा क्या हो जाएगा? x dx वाला, दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा? 2 dx वाला, और तीसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स dx वाला। अब इसको हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे पावर 1 है। यहाँ पे कौन सा पावर है? 1 है। और हमने क्या सीखा है? जितना पावर होता है उसमें एक और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1। और जितना पावर ऊपर में है उतना ही पावर नीचे भी लिखो। दूसरा, इस 2 को तो आप यहां भी लिख सकते हो 2 में, यानी कांस्टेंट में कोई दिक्कत है नहीं, कोई पाबंदी है नहीं, कोई फॉर्मूला ऐसे स्पेशल चाहिए नहीं। तीसरी बात, आपने क्या देखा है कि 1 बाई एक्स किसका डेरिवेटिव रहा होगा? 1 बाई एक्स जो है, पहले आप देखो यहां पे tan x सॉरी log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है। तो 1 बाई एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो हमने यहां से समझ लिया कि इसका क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे कुछ नहीं है। यहां पे क्या है? कुछ नहीं है। और मैंने आपको क्या समझाया है कि यहां पे अगर कुछ नहीं हो तो जो यहां पे है वही लिख दो। तो क्या लिखोगे? 2x प्लस log x। और अब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रहा है, c लगाना तो बहुत जरूरी है, तो हमने c लगा दिया। बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2x स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर x dx। अब यहां पे क्या करते हैं? प्लस माइनस से तो आपको पता ही है कि कितनी भी बार भी आप इसके टुकड़े कर दो। तो अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर dx प्लस ई रेज़ टू पावर x dx। ठीक है, अब अगर हम इसे 2 को हम साइड में करें तो कोई अतराज से किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में फ्रीडम होता है, कहीं भी हम इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हम लिखेंगे। और आप जानते हैं कि e रेज़ टू पावर x किसका डेरिवेटिव रहा होगा? e रेज़ टू पावर x खुद का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो कौन होगा? वो ये होगा। तो e रेज़ टू पावर x के लिए हमें कोई झंझट है ही नहीं।
तो e रेज़ टू पावर x के बदले में हम e रेज़ टू पावर x ही लिख देंगे। लेकिन इसका मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर वेरिएबल के ऊपर में कोई भी पावर होता है, 2 3 4 5 कोई भी कांस्टेंट होता है, तो आप उस वेरिएबल को लिखोगे एज इट इज और उसमें एक पावर जोड़ दोगे। जितना पावर आपने जोड़ा उतने ही से आपको डिवाइड कर देना है, बात खत्म। और ये अब इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे हम c लगा देंगे। तो अच्छा दिखने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये 3 है, तो 2/3 x रेज़ टू पावर 3 प्लस ex प्लस c हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब हम 9th क्वेश्चन के बाद में हम 8th क्वेश्चन करते हैं, 8वीं क्वेश्चन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a b c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, हमें नहीं मालूम इसकी वैल्यू 4 हो या 14 हो या 20 हो, लेकिन कोई ना कोई एक कांस्टेंट ही है। हमने क्या सीखा है कि प्लस माइनस से हम इसे कितनी भी बार स्प्लिट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। अब ये कांस्टेंट है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a x स्क्वायर dx प्लस b x dx प्लस c और ये dx। क्लियर है। अब हमने क्या आगे सीखा है कि अगर वेरिएबल के ऊपर कोई कांस्टेंट होता है तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को ऐसे ही लिख लो, इसके ऊपर एक पावर बढ़ा दो, ऐड कर दो, और जो पावर आपने यहां पे दिख रहा है आपको, उसी पावर से आपको डिवाइड कर देना है, बस बात खत्म। इसी तरीके से यहां पे तो एक पावर है, तो क्या लिखेंगे हम, x का पावर एक और भी बढ़ा देंगे तो 1 है, तो 1 + 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर आपने यहाँ पे बढ़ाया है, जो पावर नया यहाँ पे बनाया है, वही पावर से आपको नीचे डिवाइड कर देना है, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको नीचे डिवाइड कर देना है। तीसरी बात, अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो जो यहाँ पे होता है उसी को आपको लिख देना है। क्योंकि यहाँ पे c है इसीलिए मैं c1 लिख रहा हूं, ताकि ये किसी को कंफ्यूजन ना हो कि ये c और ये दोनों एक जैसे c हैं। नहीं, हो सकता है कि ये 4 हो, यहाँ पे ये 15 हो सकता है कि दोनों जगह सेम भी हो, इसीलिए गारंटी तो नहीं है ना दोनों सेम होगा, इसलिए कुछ अलग आप कांस्टेंट आप इस्तेमाल करो। अब ये क्या हो जाएगा, a/3x³ प्लस b/2x² प्लस cx प्लस c1। क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ax प्लस b इसका होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए। ठीक है, पहले हम इसे सुलझाते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू b प्लस b का स्क्वायर dx। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर। और इसे हम प्लस और माइनस से हम कितनी भी जगह इसे हम तोड़ सकते हैं, तो तोड़ तोड़ करके समझते हैं। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर x स्क्वायर dx, ये क्या बनेगा 2abx dx, ये क्या बनेगा b स्क्वायर dx। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हम कोई कांस्टेंट है a स्क्वायर, इसलिए इसे हम साइड कर सकते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है,
क्योंकि 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो 2ab भी एक कांस्टेंट ही हुआ, तो इसे भी हम साइड कर सकते हैं और इस पूरे को भी हम पहले लिख सकते हैं। तो क्या हुआ हमारा x स्क्वायर dx प्लस 2ab x dx प्लस dx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना है, और मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर में कोई पावर है तो आपको क्या करना है, पावर एक और उस पावर को एक और भी पावर बढ़ा देना है। अगर 2 पावर है तो उसका पावर, नया पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक ऐड ऑन कर देना है इसमें, तो x का पावर 2 + 1 हो गया, और जो यहाँ की वैल्यू आपको दिख रहा है ना, उसी से आप इसको डिवाइड कर दो, बात खत्म। इसी तरीके से 2ab, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1 + 1। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो जो यहाँ पे है उसी से इसको डिवाइड कर देना है। तीसरा मैं आपको क्या समझाया है कि अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या करना है, जो यहाँ पे है उसी को लिख दो, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, a² / 3 x³ प्लस 2ab/2 x² प्लस x प्लस c, इस दो से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² / 3 x³ प्लस ab x² प्लस x प्लस c, ठीक है। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, इलेवन पे चलते हैं। 11 कहता है x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x³ / x² प्लस 5x² माइनस 4/x², ठीक है। अगर हम इसे देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, और यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4x का पावर -1। मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है कि प्लस माइनस से हम जितनी भी बार चाहे हम तोड़कर लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, x dx प्लस 5 को तो हम साइड भी करके लिख सकते हैं, और माइनस इसी तरीके से 4 को साइड भी करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 1 तो है ही ना, तो क्या होगा, x का पावर 1 में एक और भी 1 जोड़ दो, और जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रहा है उसी से आपको डिवाइड कर देना, सेम चीज नीचे डिवाइड कर दो, बात खत्म। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल ना दिखे तो सीधा सीधा क्या करो, ये जो होता है ना वही यहाँ पे नोट कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा यहाँ पे नोट कर दो। इसके बाद में क्या करेंगे हम, x का पावर -2 तो है, एक और भी उसमें जोड़ेंगे, -2 + 1, वही बात, इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है इसीलिए c लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x² प्लस 5x माइनस 4/-1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 बनेगा, और x का पावर -1 प्लस c। अब ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या हम साफ साफ क्या लिखेंगे, 1/2 x² प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c हो गया, ठीक है बच्चे। अब आगे हम चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 क्या कहता है,
1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इससे इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे बचा रूट एक्स माइनस एक्स। अब पहले तो ये समझ लेने की जरूरत है एक सेकंड के लिए कि ये जो है ना, ये रूट एक्स का मतलब क्या होता है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ। क्या होता है, एक्स का पावर हाफ, यानी कि इसको दूसरे तरीके से लिख ही लेते हैं, 1 माइनस एक्स और एक्स का पावर हाफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x का पावर हाफ ही लिखेंगे, और अगर हमने x को, x का पावर x है यहाँ पे और यहाँ पे x का पावर हाफ है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 पावर होगा। और आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, इसका मतलब 1 प्लस हाफ हो गया, इसका मतलब x का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 dx। ये तो अलजेब्रा का नियम है जिसके कारण से ये 3/2 बना है। अब आपको तो पहले से पता है कि माइनस प्लस से हम कितनी भी बार इसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x का पावर हाफ dx माइनस x का पावर 3/2 dx। अब क्या करना है, इसमें आपने समझा है कि जो पावर हो उसमें एक और भी बढ़ा दो, और जो यहाँ दिख रहा है वही नीचे भी लिख दो। फिर इसके लिए भी वही नियम लागू होता है, जो पावर है उसमें एक बढ़ा दो और जो दिख रहा है वही नीचे भी लिख दो, और इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है इसीलिए सी लगा दिया। ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 और ये भी नीचे में 3/2 होगा। ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5/2 और ये भी 5/2 हो जाएगा। ये अगर 5/2 है तो ये पलट करके 2/5 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। रूट अंडर x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब रूट x का मतलब क्या हुआ, x का पावर हाफ होना, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इससे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, दो पावर है और आधा पावर है, तो दो पावर में आधा पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है आपस में। तो क्या हो जाएगा, 3x का पावर 2.5 बन जाएगा, और 2.5 को क्या लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं। 5 का आधा ही तो 2.5 होता है, 2 में आधा जुड़ गया तो 2.5 बन गया, और 2.5 को कैसे लिखेंगे हम, 5 का आधा यानी कि 5/2 प्लस यहाँ पे पावर कितना है, 1 है और आधा है, तो 1 में आधा जुड़ गया तो कितना बन जाएगा, 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। तो क्या लिखेंगे हम, 2x रेज़ टू पावर 3/2 और प्लस 3x का पावर हाफ। ये तो अलजेब्रा के हिसाब से हो गया। हमने क्या कहा आपसे पहले भी कि जब भी प्लस और माइनस हो तो आप क्या करो, अलग अलग कर लो और फिर समझने में आसानी हो जाती है। और 3 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये फ्री होता है, कहीं भी हम इसे रख सकते हैं, तो हम क्यों ना इसे बाहर रख लें। अब क्या करेंगे हम, यहां पे क्या होता है, जो भी पावर है उसमें एक पावर बढ़ा दो, और जो हमने पावर यहां पे बढ़ाया वही पावर यहां पे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रहा है उसी न्यूमेरिकल वैल्यू से यहां पे डिवाइड कर दो, जो पावर दिख रहा है उतने ही से आप नीचे डिवाइड कर दो। 2x का पावर 3/2 प्लस 1 बढ़ा दिया आपने,
क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही कहता है यही, जो यहाँ पे लिख रहा है वही चीज नीचे लिख दो, प्लस 3 इंटू एक्स का पावर हाफ प्लस 1, और नीचे में क्या करेंगे हम, हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 7/2, ये भी 7/2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2, नीचे में भी 5/2 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या निकलेगा हमें, 3 इंटू 2/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, इस 3 से तो ये 3 चला जाएगा, तो बचा क्या, 6/7 एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये 13th क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन कहता है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। पहली बात तो आप ये समझ लो कि अगर ऊपर पे पावर ज्यादा हो, ऊपर पे कभी भी पावर कम रखना है, ठीक है, तो इसके लिए आप डिवीजन का भी अप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी करके आपको पता चल सकता है कि क्या हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो हम बाद में आपको समझाएंगे। लेकिन अभी सबसे आसान तरीका ये है कि अगर इससे हम x² कॉमन ले लें और यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो ऊपर भी हमारा काम बन जाता है। कैसे बनता है, जैसे कि x² में से अगर आपने इन दोनों में से x² अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से आपने 1 ही कॉमन लो। अब क्या हुआ, इन दोनों में से x माइनस 1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² और प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 dx। तो क्या बचा, x² का, अब हम प्लस माइनस से तो हम अलग अलग कर ही सकते हैं ना, तो क्या बचेगा, x पे जितना पावर है उससे एक और भी जोड़ दो, और यहाँ भी जो हमने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ भी हम लिख देंगे। और दूसरा क्या सिखाया था, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखे तो ये लिख दिया करो, तो क्या हो गया, x प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 3/3 प्लस x प्लस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर कल मिलते हैं। तब फिर से एक बारी आप लोगों को याद दिला दें कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करवा लें ताकि नई नई चीज़ें आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।